अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, स्टार्ट करते हैं आपका पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आपको पता है कि ये बड़ा जन्नती किस्म का सब्जेक्ट है और यकीनन आप सबको बड़ा पसंद भी आता है। मुझे पता है कि ऊपर ऊपर से आप जो मर्ज़ी कहते हो, लेकिन असल में दिल से आप केमिस्ट्री को बड़ा लाइक करते हैं। तो आ जाएं, शाबाश, स्टार्ट करते हैं इसको इंशाल्लाह ताला। और आप बताएं, सब खैर खैरियत हैं, ठीक ठाक हैं सब? आप लोग अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह ताला आपकी मदद करे और हिफाजत करें। अच्छा जी बेटा, हम पहुँचे थे ग्रुप 4 की बिगनिंग में। हमने पहले इस चैप्टर में ग्रुप 3 को मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लिया है। और ग्रुप 3 को मुकम्मल तौर पे डिस्कस करने से मुराद ये है कि जो दो एलिमेंट जो मेन ज़रा इंडस्ट्रियल लिहाज से इम्पोर्टेंस के हैं, आपको वो पढ़ाए जाते हैं, जिसमें था बोरोन और दूसरा था आपका एलुमिनियम। तो एलुमिनियम का आपने सिर्फ रिएक्शंस देखे थे, बोरोन को आपने काफ़ी डिटेल से, काफ़ी तसल्ली से देखा था आपने उसको। तो हम इंशाल्लाह ताला उसके बाद स्टार्ट किया था, फिर हमने ग्रुप 4 स्टार्ट हो गया था। और ग्रुप 4 स्टार्ट होने में आपको उम्मीद है मुझे कि आपने याद कर लिया होगा अभी तक ग्रुप 4, उसके एलिमेंट्स आपको याद हो चुके होंगे, जो कि ऐसे थे: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो टिन और लेड है, इसका स्टेनम और प्लम्बम इसका एक्चुअल नाम है। तो स्टेनम और प्लम्बम को जनरली कॉमनली टिन और लेड कहा जाता है। अच्छा बेटा, हमारी इसमें यह बात भी हो गई थी कि इनका ग्रुप में ट्रेंड क्या है, क्या चीज़ इंक्रीज़ है, क्या चीज़ डिक्रीज़ है। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि जो बच्चे ख़ास तौर पे थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिहाज से पढ़ रहे होंगे ना, तो मुझे इस बात का आप समझ लें कि यकीन है कि अब वो चीज़ों को खुद से डिफ़ाइन करने, चीज़ों को समझने के काबिल हो गए होंगे। मेरा अंदाज़ा है इंशाल्लाह ताला इसमें। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि उसको जस्ट रट्टा मार लिया बैठ के, उसको समझा ना, उसको देखा ना कि लिखा क्या हुआ है, या समझने की कोशिश ना की कि ये चीज़ अगर सर ने बताया था कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड चल रहा है, तो क्या ग्रुप 1 में भी यही था, क्या ग्रुप 2 में ये था? अच्छा, ग्रुप 2 में ये नहीं था तो चेंज आया तो कहाँ आया? इस तरह की चीज़ें अगर आपने खुद अपने तौर पे कंपैरिजन करके जहन में रखी है ना, तो अब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं ये भी ऑब्वियसली आपके लिए आसान होंगी और इससे आगे वाली चीज़ें भी आसान होंगी। इसलिए मेरा ये ख्याल है, जो बच्चे ऐसा नहीं भी कर रहे ना, आप इन चीज़ों को कंसेप्चुअली लें, इसको कंसेप्चुअली लें। हम पढ़ भी रहे हैं थोड़ा सा, अब तो स्पीड हमने मज़ीद कम कर दी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है। और कोशिश मेरी होती है कि आपको कंसेप्ट के लिहाज से वो चीज़ें अच्छी तरह से जहन में बैठें। तो अगर आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा तो बेटा आपको सेकंड ईयर पूरी केमिस्ट्री में आसानी होगी और आपको एंट्री टेस्ट में भी आसानी होगी। आपको पता है कि आपका एंट्री टेस्ट बेस ही कंसेप्ट के ऊपर करता है, उसमें क्वेश्चन आपके होने ही कंसेप्चुअल है। तो इसलिए इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि इन चीज़ों को कंसेप्चुअली लें, वरना 16 चैप्टर हैं, कितने को रट्टा मार लोगे बैठ के? और रट्टा मारोगे तो अपने लिए अजाब में डालोगे, खुद को मुसीबत में डालोगे। आप लोगों से 16 चैप्टर और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे रिएक्शन विद बगैर कॉन्सेप्ट्स के होना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आप अगर इससे केमिस्ट्री से डरते भी हैं या केमिस्ट्री से थोड़ा सा भागते भी हैं, तो आप डरें नहीं और भागे नहीं, इसको कंसेप्ट के लिहाज से समझने की कोशिश करें। चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में, चीज़ें रिपीट होती हैं, बातें हुई हैं। अब आपने देखा हो ना, अगर तो हमने चैप्टर नंबर 1 में बात की थी, बड़ी बेसिक्स बातें हुई थी वहाँ पे सारी। क्या क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हुई, एटॉमिक साइज की बात हुई, आयनिक रेडियाई वगैरह की बात हुई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई। तो पुत्र, आपका अब तक के हर चैप्टर में यही कुछ तो चल रहा है। जब देखें ना, गौर करें एक बात को, जब एक एलिमेंट, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इसी ग्रुप में आपका जो पहला एलिमेंट है कार्बन, इसका हम पेक्युलर बिहेवियर आज पढ़ेंगे। पेक्युलर बिहेवियर क्या है कि वो अपने ग्रुप से क्या मुख्तलिफ कर रहा है। तो बेटा, जब हर ग्रुप का पहला एलिमेंट
खुद से बाकी एलिमेंट्स की निस्बत समथिंग डिफरेंट कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न ना, कोई रीज़न होगी ना। तो वो रीजंस क्या है? वो रीज़न यही तो हैं जो 10 बार पहले एक्सप्लेन हो चुकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी, उसका साइज़ है जी, उसका जो एटॉमिक शेल इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं वो हैं, सारा कुछ यही तो है। यही चीज़ें तो बार बार रिपीट हो रही हैं, यही चीज़ें तो अप्लाई हो रही हैं। इसलिए इसको कंसेप्चुअली लें तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। फिर हमने इसमें बात की थी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड क्या था? ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग था। तो हमने बात की थी कि जनाब इस ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन और सिलिकॉन है ये नॉन मेटल है, ये वाला भाई साहब मेटलॉइड है और ये दोनों जनाब मेटल्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन तो प्योरली नॉन मेटल है, सिलिकॉन भी मेटलॉइड और मेटल नॉन मेटल के जैसे ही इसकी होती हैं प्रॉपर्टीज़, तो इसको नॉन मेटल में भी कंसिडर कर लेते हैं। ये इसकी सिचुएशन थी। अब इसका जो कार्बन और सिलिकॉन अगर नॉन मेटल हैं तो नॉन मेटल क्यों है? नॉन मेटल होने का मतलब क्या है? ये बातें हर चैप्टर में रिपीट हो चुकी हैं। नॉन मेटल होने का मतलब क्या है? कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो हम कहेंगे कि दीज आर गुड मेटल्स, जैसा कि ये आपका स्टैनम और प्लम्बम। ऐसे ही तो कार्बन और सिलिकॉन इजीली इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, तो इसीलिए इनका कैरेक्टर क्या है? नॉन मेटालिक है। अच्छा जी, उसके बाद मेटलाइड हम देखेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है आगे, इसमें सेमीकंडक्टर के हवाले से, मेटलाइड होने के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद स्टैनम और प्लम्बम ये मेटल्स हैं प्योर, और स्टैनम तो इतना डिस्कस नहीं होगा। प्लम्बम की हम कुछ ऑक्साइड्स डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी रोल है और कलर्स के लिहाज से जो लेड है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला जब लेड तक पहुंचेंगे लास्ट टॉपिक तक तो वहाँ जाके इसके बारे में बात होगी। अच्छा जी, ये बात होगी थी हमारी। फिर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। तो उसमें हमारी 3-4 बातें हुई थी कि जी दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, दोनों नॉन मेटल हैं। उसके बाद क्या बनाते थे? दोनों लॉन्ग चेन्स बनाते थे दोनों, ऐसी है। फिर एक और बात हमारी हुई थी कि एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं दोनों। जैसे कार्बन है, कौन सा ऑक्साइड बनाता है? H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या बनाता है? H2CO3। और इसी तरह जब सिलिकॉन को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये बनाता है H2SiO3। सिलिसिक एसिड इसको बोलते हैं। आज इंशाल्लाह इसको सिलिसिक एसिड, आज इंशाल्लाह ताला इसको तफसील से डिस्कस होगा। ये सिलिसिक एसिड आज होगा या नहीं? आज नहीं, कल इंशाल्लाह, कल या उससे नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह ताला डिस्कस। अच्छा जी, बहरहाल और उसके अलावा और क्या पॉइंट थे इसमें? फिर हमने ये बात की थी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं दोनों, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे। अब कार्बन कैटिनेशन के ज़रिए लॉन्ग चेन्स जो बना रहा है तो उसमें कार्बन टू कार्बन अटैच होता चला जा रहा है और रज के अटैच होता चला जा रहा है और कोई उसको रोकने वाला नहीं। लेकिन सिलिकॉन भी ऐसी चेन्स बना रहा है और अटैच हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है? वो थ्रू ऑक्सीजन हो रहा है। याद है ना, सिलिकॉन ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया था। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी इसके ऊपर बात हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही ये सारी अटैचमेंट हो रही है। इसके बाद फिर हमने एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखा था जो कि था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था? उसमें हमारी बात हुई थी कि ये जो ऊपर वाले तीन हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमेशा 4 वैलेंसी रखते हैं। ये कितनी वैलेंसी रखते हैं हमेशा? ये हमेशा 4 वैलेंसी रखते हैं। CCl4, SiCl4, हमेशा ये 4 बॉन्ड बना रहा होता है। लेकिन स्टैनम और प्लम्बम के पास ये सहूलत मौजूद है कि ये 2 वैलेंसी भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। ऐसे ही ये बातें सारी हो चुकी हैं ना। और वो किस केस में हो रहा था कि अगर वो अपने s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवाता,
स्टेनम और प्लम्बम अगर अपने s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवाते तो वो फिर इसके ऊपर मौजूद रहेंगे एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज कॉल्ड इनर्ट पेयर। ऐसे था इनर्ट पेयर, वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो कि एटम के ऊपर एज सच मौजूद रहता है और उसके अंदर यानी किसी रिएक्शन में, किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, लाइक आपकी इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी पहले। फिर एक छोटी सी बात पेज नंबर 45 के ऊपर, ये जो हमने कॉमन प्रॉपर्टीज और ग्रुप 4 पढ़ी थी, 4 लाइनें, छोटी छोटी सी बातें हैं क्या कि जी ग्रुप 4 इसमें वैलेंसी, पूरा ग्रुप 4 4 वैलेंसी रख सकता है। फिर मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, मेटल क्लोराइड बनाते हैं, मेटल डाइऑक्साइड सारे बनाते हैं। मेटल से मुराद, एम से मुराद यानी कि जो जनरल, एम फॉर जनरल है, तो एम में कार्बन भी आ सकता है, एम में सिलिकॉन भी आ सकता है, वो सिर्फ उसको शो करने के लिए। बेटा उसके बाद हमने स्टार्ट करनी थी अब अकरेंस ऑफ कार्बन, उसके बाद हम देखेंगे अकरेंस ऑफ सिलिकॉन, फिर हम आते हैं पेक्युलर बिहेवियर के ऊपर। आए जी शाबाश, इसको शुरू करते हैं। ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, इस तरह से ही पॉइंट्स बना के, जहाँ पे किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है बुक के अंदर, ऑब्वियसली आप अपने नोट्स को कंसल्ट करें। और बेसिकली नोट्स का मकसद ही ये होता है कि समटाइम टेक्स्ट बुक में चीज़ें इलेबोरेटेड नहीं होती हैं, टेक्स्ट बुक में चीज़ें उस तरह से एक्सप्लेन्ड फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में या हेडिंग की फॉर्म में नहीं होती हैं। तो नोट्स का फिर फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि वहाँ पे चीज़ों को हेडिंग्स के लिहाज से और पॉइंट्स के लिहाज से लिखा होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पेपर में नंबर लेने के लिए, स्कोर करने के लिए आपको पॉइंट्स और हेडिंग्स की सूरत में बात करनी है। फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ हैं, उसके लिए हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है नोट्स प्रिपेयर करने का, उसने बड़ी मेहनत करके पूरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ ये एक्सट्रैक्ट आउट किए होते हैं। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, चाहे वो पेपर में आए हैं या नहीं आए, जो पेपर में आए होते हैं, बोर्ड में आए होते हैं, वो तो नोट्स में आपके लिखे हैं ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी उसको पूरे चैप्टर को पढ़ा जाता है और उस चैप्टर में से जो एमसीक्यू, जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका पूरा एक अलग फोल्डर बनाया गया हुआ है, अलग पोर्शन बनाया गया हुआ है, जिसको हमने एडिशनल एमसीक्यूज़, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन का नाम दिया हो। तो आपको पता है ऑब्वियसली अगर आप वो सारा मुकम्मल याद कर लेते हैं तो आपका पूरे का पूरा चैप्टर हो जाता है इंशाल्लाह ताला, और उससे बाहर से कोई चीज़ आने के चांसेस ज़रा कम ही होते हैं फिर। अच्छा जी बेटा आए ज़रा अकरेंस ऑफ कार्बन। सबसे पहले अकरेंस ऑफ कार्बन पे आ जाए। अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन में मतलब कि कार्बन कैसे पाया जा रहा है, हमारी नेचर में कार्बन कैसे पाया जा रहा है। मेन जो कार्बन की अकरेंस है ना, वो 2 तरह की हो सकती है। क्या? एक तो वो हो सकती है कंबाइंड स्टेट, और दूसरी वो हो सकती है आपकी क्या नाम है, फ्री स्टेट। एक हो सकती है वो कंबाइंड स्टेट और दूसरी हो सकती है फ्री स्टेट। जो आपकी फ्री स्टेट है ना, ये आगे से फर्दर 2 तरह की है कार्बन के केस में। कौन कौन सी? एक है आपकी डायमंड और दूसरी है ग्रेफाइट। ओह सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी। डायमंड और सॉरी, इसमें फ्री स्टेट में क्या होना है, 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है आपकी क्रिस्टलाइन और दूसरी हो सकती है एमॉर्फस। आप इनसे वाकिफ हैं, आपने सुना हुआ इनका नाम पहले। अच्छा, ये तो हो गया एक ओवरऑल चार्ट कि जी अकरेंस कार्बन की हो कैसे सकती है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं जरा। एक ऑप्शन है कि वो कंबाइंड स्टेट में हो, एक ऑप्शन है कि वो उसमें फ्री फॉर्म में हो। कंबाइंड स्टेट से मुराद हमारी होती है जो कि आपकी ओर्स है, जिसमें से आपकी मेटल को या नॉन मेटल को, जो भी वो चीज़ है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
आपकी ओर्स, जैसे मैंने उस दिन आपको 3 ओर्स जनरल जिसकी हैं उनका नाम भी बताया था, क्या हो सकती हैं वो ओर्स या मिनरल्स। एक थी लाइम, फिर थी डोलोमाइट, शाबाश इनके फार्मूले ज़रा बोलते जाएं ज़रा साथ साथ, लाइम, डोलोमाइट, और फिर एक बताई थी आपको मैग्नेसाइट। लाइम, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, ये 3। लाइम क्या थी, शाबाश बोलने ज़रा, उस दिन मैंने बताया था ये कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपकी डोलोमाइट थी जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन थे, और फिर आपकी मैग्नेसाइट थी जिसमें सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट था। ऐसे था। ये हो गया आपकी कंबाइंड स्टेट। कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल दे दिए। लेकिन कार्बन के एक कमाल की बात ये है, और क्या उसको कहना चाहिए कि इसकी खूबसूरती ये है कि ये हमें फ्री स्टेट में भी मिल जाता है। कम ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं इस दुनिया में, कम ही एलिमेंट्स ऐसे, गिनती के चंद, जैसे कि आप समझ लें आपका गोल्ड। गोल्ड आपको उसमें कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलता। जब आपको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना गोल्ड को, तो वो कंबाइंड स्टेट में नहीं होता। गोल्ड एज सच मेटल की फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में मौजूद होता है। प्लाटिनम वगैरह हो गए, ये सारे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि ये सारे रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, इनके ऑक्साइड्स नहीं बनते, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, इसीलिए ये फिर कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ मिलते भी नहीं। गोल्ड को जब जमीन से निकाला जाता है तो गोल्ड गोल्ड के फॉर्म में ही होता है। हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। वो जो एक पत्थर होगा या एक जो पोर्शन होगा, पूरा कोई रॉक का मटेरियल होगा, उसको क्रश किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और उसमें से गोल्ड के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। गोल्ड को उसकी किसी और से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, किसी मिनरल से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो कार्बन में भी ये खसूसियत मौजूद है, और कार्बन की इसी खसूसियत का हमें बहुत फ़ायदा है। हम अभी आगे बात करते हैं। देखें ज़रा, फ्री स्टेट में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी है एमॉर्फस फॉर्म। मेरा ख्याल है आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, और आप माशाल्लाह सारे एफएससी पार्ट 1 का इम्तिहान दिए बगैर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लेकिन बहरहाल फिर भी आपको ये पता है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म क्या होती है। आपने अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 के जो सॉलिड का पोर्शन था उसके शुरू में आपने ये पढ़ा भी था। क्रिस्टलाइन फॉर्म में एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है ये एक डेफिनेट, रिपीटेबल और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और एमॉर्फस फॉर्म में एलिमेंट्स के जो उसके अंदर मौजूद हैं, जो भी उसके अंदर मौजूद हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट, वो एक यानी इररेगुलर फॉर्म में, एक डिस्टर्ब फॉर्म में, एक ओपन फॉर्म में, एक लूज फॉर्म में मौजूद होते हैं। एमॉर्फस में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इसके अंदर रेगुलर पैटर्न होगा और ये रेगुलर पैटर्न रिपीटेबल होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक अगर किसी जगह पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहां पे मौजूद है ना, तो उससे आगे उससे जो कंबाइंड फॉर्म में होगा वो दूसरा स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, तीसरा इसी तरह का होगा, चौथा इसी तरह का होगा, रिपीटेबल। इसमें यूनिट्स रिपीट हो रहे होंगे। जैसे आपने देखा हुआ है सोडियम क्लोराइड का, जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने देखा था कि वो एक यूनिट सेल जो है वो पूरे क्यूबिक जो आपका क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर रिपीट हो रहा है बार बार सेम, वही एंगल्स, वही लेंथ्स, वही अरेंजमेंट, वही उसकी जो क्या नाम है उसका बॉन्ड लेंथ, हर चीज़ वही रिपीटेबल। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा। एमॉर्फस में क्या होगा, इसमें इररेगुलर होगा और ये नॉन रिपीटेबल होगा। जिसका जहां पे दिल करेगा वो वहां पे आके अटैच हो जाएगा। दिल करे तो अभी 4 मॉलिक्यूल एक जगह पे अटैच हुए हैं, अगले में हो सकता है 8 हो जाए, अगले में 6 हो जाए, अगले में 3 हो जाए, ऐसे। एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन। अच्छा जी,
अब जो क्रिस्टलाइन की फॉर्म है ना इसकी, ये मैं अब रेज करता हूं। अब हम जरा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को थोड़ा तफसील से देखते हैं कि कार्बन की कौन कौन सी फॉर्म्स क्रिस्टलाइन है, कार्बन की कौन कौन सी फॉर्म एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन और दूसरी क्या होगी, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सबसे फेमस है और सबसे कीमती भी है ऑब्वियसली, वो क्या है, डायमंड। डायमंड के बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद ग्रेफीन, ये मुमकिन है आपके लिए नहीं हो। ग्रेफीन, बकी बॉल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब। पुत्र राइटिंग की समझ आ रही है, मेरी कोशिश है अब कि इनलार्ज हो, थोड़ा सा क्लियर हो, लेकिन अगर उसमें फिर भी कोई मसला होता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने एक वर्ड बोला ना हो और मैंने लिख दिया हो। लिखा वही होता है जो बोला होता है। तो अगर लिखे की नहीं समझ आ रही तो बोले की समझ लो, और बोले की समझ के अपनी प्यारी सी राइटिंग में खुद से लिख लें। डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, बकी बॉल्स, कार्बन नैनो ट्यूब, इसको CNT भी बोलते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स को ना शॉर्टली CNT, कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब बुक में उसने यही लिखी हुई है, डायमंड और ग्रेफाइट वगैरह, ये चलें आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए होगी। डायमंड आपको पता है कि आपने पढ़ा भी है डायमंड, आपने डायमंड चैप्टर 1 के चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में डायमंड का स्ट्रक्चर आपने पूरा पढ़ा हुआ। डायमंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 कार्बन के साथ कैसे मिला होता है, उसमें आके उसमें पूरी, ये देखें जरा, ये देखें ब्लैक दरमियान में एक कार्बन है और ये जो वाइट है ये इसके फर्दर कार्बन है मज़ीद। अगर मैं इसी सीक्वेंस को मज़ीद चलाऊं तो मैं इसमें ये भी बना सकता हूं आपको शो करने के लिए। ये देखें ऐसे इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता जाता है। आपको यकीनन याद आ गया होगा, आपने जो फर्स्ट ईयर में कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया भी था डायमंड का, और वो बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है। ये देखें ऐसे इसके केस में पूरा आगे से आगे ये चलता चला जाता है पूरा सीक्वेंस, यानी एक कार्बन के साथ आगे कार्बन अटैच है, उस कार्बन के साथ आगे कार्बन अटैच हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये बनाता है पूरी ऐसे। उसके बाद फर्दर हर कार्बन के साथ आगे मज़ीद कार्बन अटैच हैं ऐसे। फिर मेरे पास इतने सारे ये नहीं है मॉडल्स, लेकिन आप ऑब्वियसली अज्यूम कर सकते हैं। ये देखें ना, ये एक यूनिट था, ये एक यूनिट था, ठीक है। ये सारे कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये चारों कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, ठीक है। और हर यूनिट, हर कार्बन आगे से फर्दर मजीद 4 कार्बन के साथ अटैच हो रहा था। जैसे ये कार्बन है, ये भी इसी तरह 4 के साथ मजीद अटैच, ये भी अटैच इसी तरह से। तो फिर आपने देखा था कि पूरा एक जॉइंट स्ट्रक्चर बन रहा था। तो उसमें कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी डायमंड में, और ये इंतहाई स्टेबल, इंतहाई सख्त, इंतहाई हार्ड किस्म का मटेरियल है। और हमारी इसके ऊपर पहले बात हो चुकी है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इसके दुनिया में। कितना था? 30 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ आपकी बुक में। तो उसके बाद डायमंड के बाद फिर ग्रेफाइट भी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। ग्रेफाइट में क्या हो रहा था? उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी,
उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था, ऐसे, यानी यूं, और ये आगे ऐसे चलता चला जा रहा था। ऐसे ही है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी। ये जैसे ये यहां पे किसी के साथ और अटैच है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा था। इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक लेयर की फॉर्म में था, एक लेयर चल रही थी, एक लेयर ऐसे, दूसरी लेयर उसके नीचे ऐसे, तीसरी लेयर ऐसे, और ये लेयर्स आपस में अटैच नहीं थी बराह रास्त। इसी वजह से आपने वो एनाइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी भी पढ़ी है इसमें। ये हो गया आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद एक हुआ करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ग्रेफीन। ये बेसिकली ग्रेफाइट से ही हासिल किया जाता है, ग्रेफाइट को ही कन्वर्ट किया जाता है इसमें ग्रेफीन के अंदर। अच्छा, फिर एक और आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है बकी बॉल्स। ये बकी बॉल्स जो हैं ये अर्थ पे नहीं पाए जाते, ये जमीन में नहीं मिलते हैं आपको, ये स्टार्स में मिलते हैं। ये भी कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, बकी बॉल्स। बेसिकली ना ये जो ग्रेफाइट, ग्रेफीन, बकी बॉल्स, ये करीब करीब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है ना करीब करीब ऐसे ही है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि ये इनकी अरेंजमेंट और इनके डिज़ाइन और इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, बस। अब जैसे ये कार्बन नैनो ट्यूब्स है ना, CNTs, ये भी CNT भी होती इसी तरह ही है, उसकी भी फॉर्म इसी तरह की होती है, लेकिन ये ट्यूब्स की फॉर्म में होती है। जैसे मैंने अभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाया ना एक लेयर की फॉर्म में, तो वो बेसिकली आप ये इमेजिन कर लें कि उसी लेयर को उठा के आप एक ट्यूब की शक्ल बना लें, तो वो CNT बन जाती है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। CNT का आजकल तो इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका हुआ है। आपको पता है कि हमारी जब एलुमिनियम जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त हमने बात की थी कि एलुमिनियम इसमें इस्तेमाल होता है आपके ट्रांसपोर्ट में, आपके एयरप्लेन्स बनाने में, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और उसका जो मैस है वो कम है, यानी उसका जो डेंसिटी है वो आयरन से कोई 3 गुना कम है, 3 गुना हल्का है आयरन से। तो वहाँ पे पहले एलुमिनियम इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब से आपको केमिस्ट्री ने ये नया फ़ायदे दिए हैं और नए आपको ये मिलना शुरू हुए हैं मटेरियल्स, अब जो CNT है ना, कार्बन नैनो ट्यूब, ये हल्की भी हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। इसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे मिक्सर मटेरियल्स के साथ मिक्सअप करके बड़ी हल्की और बड़ी मजबूत ये मटेरियल अराइज होता है जिससे। और अब कुछ आपके जो ये है ना एयरक्राफ्ट, ये जो सैटेलाइट्स वगैरह आपके हैं और जो रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, इनके अंदर ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। और फर्दर इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी चीज़ें इससे बनना शुरू हो जाएंगी CNT से। बहरहाल, इसके बाद दूसरी बेटा फॉर्म है आपके पास एमॉर्फस। एमॉर्फस में क्या क्या फॉर्म है? एमॉर्फस में सबसे पहले आपका कोल, फिर आपका चारकोल, फिर कार्बन ब्लैक, ये जनरल फॉर्म्स हैं। कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक, आप इन सबसे वाकिफ़ हैं अच्छे तरीके से, इनके बगैर आपका बारबेक्यू नहीं हो सकेगा। तो कोल का भी आपको पता है। और कार्बन ब्लैक होता है ये जो ब्लैक कलर का कार्बन का समटाइम पाउडर होता है, जैसा कि आपका अगर चूल्हा ठीक ना चल रहा हो उसके अंदर एक पाउडरी, एक वो आपकी वो देगचियाँ गंदी करनी शुरू कर देता है, देगचियों पे काले रंग की एक लेयर सी आना शुरू हो जाती है, वो ये है आपका कार्बन ब्लैक है। फिर एक और बात, जैसा आपकी बाइक में या गाड़ी में अगर उसमें कोई मसला हो और इंजन ठीक से काम ना कर रहा हो तो सिलेंसर में उसका आपका जो धुआं है वो ज़्यादा ब्लैकिश नज़र आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन ब्लैक है वो सारा कुछ। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ तक इसका हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म इसकी। नेक्स्ट आए ज़रा अब अकरंस ऑफ सिलिकॉन को एक नज़र देख लेते हैं। अकरंस ऑफ सिलिकॉन में एक जो बात अहम है ना, वो आपने ये ज़रूर ज़हन में रखनी है कि सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी वर्ल्ड में। सिलिकॉन
सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है वो किसकी है? बता दें शाबाश, ये बात मैंने बोली हुई है पहले। सबसे ज़्यादा अबंडेंस है आपकी ऑक्सीजन की, दूसरे नंबर पे अबंडेंस है सिलिकॉन की, और तीसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम हमने पहले पढ़ भी लिया हुआ है और मैंने आपको वो उसमें बता भी दिया, अभी भी हो गया, रिपीट भी हो गया। तो सिलिकॉन अराउंड 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट सिलिकॉन का बना हुआ है। सिलिकॉन बेसिकली क्या है? आपने सिलिकॉन देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ? रेत। रेत जो है वो क्या है? वो सिलिका है बेसिकली, SiO2, सैंड। तो आप अब मेरा ख्याल है आसानी से इमेजिन कर सकते हैं कि रेत आपके यहाँ कितनी मौजूद है दुनिया में। फिर जो सिलिकॉन है आपकी करीब करीब हर रॉक में आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है। जो भी पत्थर, जो भी रॉक है, चाहे वो पहाड़ है चाहे वो ज़मीन है, उसके अंदर सिलिकॉन मौजूद है। तो इमेजिन कर लें आप फिर। तो इसकी अक्रंस कितनी है? 25%। ये वाली जो बात है ना बेटा, ये इसके लिए ज़रूर ध्यान में रखना MCQs के हवाले से कि सबसे ज़्यादा अक्रंस किसकी है? ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन, थर्ड एल्यूमिनियम। अच्छा जी, उसके बाद ये इसने लिखा हुआ है कि सिलिकॉन इज़ वेरी अबंडेंट, और ठीक हो गया, अर्थ क्रस्ट है ड्यू टू एलिमेंट सिलिकॉन लाइक कार्बन। अच्छा, सिलिकॉन जो है ना ये कार्बन की तरह फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा। देखा मैंने जैसे पहले बात की थी ना अभी कि कार्बन वन ऑफ दोज एलिमेंट है, वन ऑफ दोज क्वाइट फ्यू एलिमेंट्स है जो कि फ्री फॉर्म में मिलते हैं। सिलिकॉन फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। सिलिकॉन या तो किसी ऑक्साइड की फॉर्म में होगा अपने, और कुछ नहीं होगा, तो ये तो होगा ही होगा सिलिका, वरना एक और इसका बड़ा कॉमन है सिलिकेट्स। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी डिटेल से उसको। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स की फॉर्म SiO3 इस फॉर्म में, यह बड़ा कॉमन है सिलिकॉन के लिए। तो उसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पे हैं, जरा बुक के पेज नंबर 46 के ऊपर। यहाँ पे ये कहता है कि मोस्ट मिनरल अदर देन सल्फाइड, फॉस्फेट और कार्बोनेट कंटेन हाइपर। ये वही बात है कि जिन भी मिनरल्स में कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट वगैरह नहीं होंगे वहाँ पे सिलिकॉन होगा ही होगा। ठीक हो गया, अबंडेंट है काफ़ी। अच्छा जी, उसके बाद एज ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया है, एज ऑक्साइड फॉर्म करता पाया जाता है ये दो चीज़ों में, एक क्वार्ट्ज में। इसकी भी बात करते हैं मज़ीद डिटेल से कि क्वार्ट्ज क्या होता है। और फिलहाल सिर्फ जो यहाँ पे ये बात कह रहा है ना, सिर्फ ये वाली बात देखें ज़रा। वो कहता है कि जी इन द फॉलोइंग फॉर्म पाया जाता है। क्या? एक रॉक क्रिस्टल, ये रॉक क्रिस्टल और ये जो बाकी नाम अभी मैं लिखूंगा, ये सारे बेसिकली क्वार्ट्ज की टाइप्स हैं। रॉक क्रिस्टल, एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज। फिर उसके बाद है आपका रोज क्वार्ट्ज, रोज है, स्मोकी है, स्मोकी क्वार्ट्ज। फिर रोज क्वार्ट्ज, फिर मिल्की क्वार्ट्ज। ये जो क्वार्ट्ज है ना बेसिकली ये सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका को क्वार्ट्ज कहते हैं। क्वार्ट्ज की जो टाइप्स हैं वो हैं रॉक क्रिस्टल, एमेथिस्ट, स्मोकी, रोज, मिल्की। आपने ये करीब सारी देखी हुई हैं, ये करीब सारी टाइप्स आपने देखी हुई हैं। ये बेसिकली अपने कलर में डिफरेंट होती हैं। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज के लिए आप इतना रखें, इसको बेसिक्स को समझ लें, इसको याद कर लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि रॉक हो गई है या बाकी स्मोकी है, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे इसके मामला चलते हैं। आज हमने बेसिकली ओवरव्यू लिया है पिछले आपके चैप्टर का। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया है आपके अकरेंस
अकरेंस ऑफ कार्बन हमने तफसील से देख ली है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद हमारी बात हुई है कि अकरेंस ऑफ सिलिकॉन में क्या क्या शामिल है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिकॉन को, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यानी सिलिका को, और फिर फर्दर उसके बाद जिसका यहाँ पे हमने नाम लिया बार बार क्वाड्स, ये क्वाड्स क्या है इसको तफसील से इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।